आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहते हैं कुछ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते, कुछ किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, अंधकार की चाबी होती है, और कुछ बलिदान सिर्फ जीवन का अंत नहीं, किसी राक्षसी यज्ञ की शुरुआत होते हैं। ये कहानी है 700 साल पुराने उस यज्ञ की जो अधूरा रह गया था और आज भी उसकी छाया धरती पर घूम रही है। 700 साल पहले प्राचीन भारत के एक दुर्गम पर्वतीय जंगलों के बीच एक साधक ने तपस्या की थी। उसका नाम था त्रिशेष रुद्रसेन। लेकिन ये कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वो एक राक्षसी विद्या का जानकार था। एक ऐसा सन्यासी जिसने मोक्ष नहीं बल्कि भौतिक ब्रह्मांड पर राज करने की लालसा पाली थी। उसे एक पुरानी खून में सनी तांत्रिक किताब मिली थी, रक्तवेद, जो कहा जाता था स्वयं एक राक्षस ने लिखी थी। इस किताब में वर्णन था एक अद्भुत आत्मनिर्भर राक्षसी पत्थर का, जिसमें 7 आत्माएं, 7 शरीर और 7 बलिदानों का रक्त यज्ञ कुंड में प्रवाहित करना होगा। त्रिशेष ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने 7 ब्रह्मांडीय परिधान तैयार किए, एक एक आत्मा नियंत्रण के लिए। वो 7 युवक और युवतियों को खोज कर लाया जिनकी कुंडली, जन्म नक्षत्र और आत्मा की ऊर्जा खास थी। उसने अपने काले जादू से मौन समाधि में डाल दिया ताकि वे उसकी इच्छा से यज्ञ पूर्ण करे। अमावस्या की काली रात्रि और जगह थी क्रव्य घाट। राक्षसी पत्थर बीच में रखा गया और त्रिशेष यज्ञ की अग्नि में 7 बलिदानों की ऊर्जा समेट रहा था। जो जो यज्ञ आगे बढ़ता, पत्थर में कंपन होने लगा। एक तेज नीली ऊर्जा उठी, हवा रुक गई, पक्षी गिरने लगे और तभी यज्ञ के 6वें चरण में 7 बलिदानों में से एक ने अपनी आंखें खोल ली। उस बलिदान की आंखों से निकली सिर्फ एक बूंद आंसू, और वो आंसू पूरे यज्ञ को भस्म कर गया। राक्षसी पत्थर अध जगा रह गया और उसकी अधूरी ऊर्जा त्रिशेष को जला ना सकी, लेकिन उसे एक अंधेरे आध्यात्मिक कारागार में कैद कर दिया। उसके पाप, उसके 7 गुनाह 7 दिशाओं में बिखर गए। हर गुनाह एक स्वरूप में बदल गया। कहीं वो एक छाया बना, कहीं ये आवाज, कहीं शैतान। अब वह जाग चुका है। 700 साल बीत चुके थे, अब ये वर्तमान था। सूरज ढल चुका था। गुलाबी आकाश पर नीला रंग धीरे धीरे कालेपन में बदल रहा था। लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज की छत पर 7 दोस्त इकट्ठा हुए थे। समीर, रिया, करण, आदित्य, आयशा और अनया आनंद। रिया अपने कपड़े ठीक करते हुए तेज आवाज में बोली, गाइस, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने बोला था ये अर्जेंट है। समीर हंसते हुए, रिया प्लीज, ये कोई ब्रांड शूट नहीं है जो तूने अर्जेंट लिखा तो सब भागते हुए आएंगे। रिया, बिल्कुल ब्रांड जैसा है। मेरे 2,10,000 फॉलोअर्स हैं। जो मैं डालती हूं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। आयशा बोला, ट्रेंड या ट्रैप, ये तुम इंस्टा वाले ही तय करो। असली जिंदगी यहां चल रही है, स्क्रीन पर नहीं। समीर, वैसे रिया, तूने मंकी हिल ट्रैक की फोटो अभी क्यों डाली? ट्रैक तो महीना भर पहले हुआ था। रिया खींचते हुए बोली, समीर, तू क्या जाने इन्फ्लुएंसर गेम, उसमें टाइमिंग मायने रखती है। माहौल थोड़ा हल्का था, मगर करण खामोश बैठा था। आदित्य की नजर उस पर गई। आदित्य गंभीर लहजे में बोला, तुम सब बहस कर लो, लेकिन करण ने तुम्हें बुलाया है एक बहुत खास वजह से। अब सबकी नजर करण पर पड़ी, जो अब भी चुप बैठा था। करण धीमे कांपते हुए लहजे में बोला, आज मुझे मेरे डैड की वॉच की आखिरी लोकेशन मिली है। हवा जैसे थम गई, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। करण के पिता विजय मल्होत्रा एक सरकारी अफसर थे। पिछले 1 साल से गायब थे, बिना कोई सुराग छोड़े। अनया धीरे से बोली, क्या 1 साल हो गया करण इस बात को? हम सबने ढूंढा था हर जगह, और अब करण, अब उनकी स्मार्ट वॉच का लोकेशन डेटा मिला है।
आदित्य ने पूछा। और ये लोकेशन वो नहीं है जो फोन में दिखाई थी? नहीं, ये एकदम नई जगह है, एक ऐसी जगह जो आज तक किसी ने चेक नहीं की। समीर हैरानी से देखकर बोला, पर आदित्य, तू तो टॉप हैकर है, एक घड़ी की लोकेशन ट्रेस करने में इतना वक्त क्यों लगा? आदित्य धीरे से कहा, क्योंकि घड़ी पहले से किसी ने हैक कर रखी थी। उसका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स था और वो हैक किसी ऐसे ने किया था जो हमें जानता है। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मतलब? आदित्य, उस इंसान का आईपी तुम्हारे इंस्टा फॉलोअर्स में से ही एक फॉलोअर का था। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा, इसका मतलब यह हुआ कि कोई नजर रखे हुए था, करण पर, रिया पर, हम सब पर। करण ने गंभीरता से कहा, और वो घड़ी मेरी मां ने मेरी डैड को हमारी एनिवर्सरी पर दी थी। घड़ी की ट्रैकिंग बंद कर दी गई थी और अब जो लोकेशन मिली है वो है। आदित्य, लोकेशन है सिम्बा जंगल। एक गूंजती खामोशी पूरे ग्रुप में फैल गई। सिम्बा जंगल, एक पुराना वीरान इलाका, वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां से जो गया वापस नहीं लौटा। वहां से कभी कभी अजीब आवाजें, बिजली बिना गड़गड़ाहट और गायब होते लोग। ये सब लोक कथाओं की तरह मशहूर थे। समीर डर को छुपाते हुए बोला, गाइस, जंगल में मंगल करने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूं। आयशा, गाइस, ये मजाक नहीं है समीर, ये जंगल हमारी समझ से परे है, यहाँ कुछ अलौकिक है। करण, अगर मेरे पापा की घड़ी वहां है तो हो सकता है वो भी जिंदा हो, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमें जानना चाहिए। नीरज ने गंभीर लहजे में कहा, गाइस, तुम लोग नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, यह मेरे पिता का मामला है। आदित्य कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई बचपना मत कर, तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब तेरे साथ चलेंगे। करण, हमने वादा किया था नीरज, तुम्हारे पापा को ढूंढने में हम सब साथ होंगे, चाहे जो हो जाए। रिया मुस्कुराते हुए बोली, और वैसे भी आज शंकर भगवान का दिन है, सोमवार, जंगल में जाना शुभ ही होगा। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उनके अंदर डर साफ महसूस हो रहा था। अगले दिन कार में बैठकर साथ दोस्त निकलते सिम्बा जंगल की ओर। रास्ता सुनसान, खामोश और पेड़ों की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। समीर ड्राइव करते हुए बोला, यार ये कार तो कबाड़ है, इस कार में तो म्यूजिक भी नहीं चल रहा, इससे अच्छी तो मेरे पापा की सेकंड हैंड मारुति है। रिया, अब तो तू इंस्टा भी नहीं चला सकता, जंगल में नेटवर्क नहीं मिलेगा। अनया डरी हुई थी, गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जंगल, ये रास्ता कुछ अजीब है। करण, शांत रहो, हमें बस वॉच की लोकेशन तक पहुंचना ही वाले हैं। तभी समीर जोर से ब्रेक मारता है। समीर हड़बड़ाकर, अबे ये देखो, सामने कोई है। सब एक साथ चौंक जाते हैं। सामने एक परछाई खड़ी थी, झुकी हुई, बिना हिलते डुलते। रिया घबराकर, कौन है वो? वो तो राहुल जैसा लग रहा है। नीरज, राहुल, हमारा पुराना स्कूल फ्रेंड? लेकिन वो तो साया अचानक हवा में गायब हो गया और गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। आयशा कांपती आवाज में बोला, गाइस, ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। सब उतरकर जंगल में पैदल बढ़ते हैं। अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। आदित्य, रुको, किसी के चलने की आवाज आ रही है। करण, भागो भागो, सब लोग भागो। सब दौड़ते हैं। पीछे से तीर आता है और आनंद के कंधे में लग जाता है। अनया रोती हुई, आनंद, तुम ठीक हो? आनंद धीरे से, मुझे दर्द नहीं हो रहा। चारों ओर से काले कपड़े पहने अजीब लोग आ जाते हैं और फिर एक डरावनी आवाज जंगल में गूंजती है, मुझे तुम सातों का ही इंतजार था। 7 वंशज, 7 रक्त, 7 बलिदान। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। शैतान की आत्मा की आवाज एक आकाशवाणी की तरह गूंजती है। 700 साल पहले जिस बलिदान से मेरा यज्ञ अधूरा रह गया, आज वो पूरा होगा। अब मेरा वायुसुर फिर से जागेगा। तुम सातों मेरे लिए बने हो, मैं तुम्हारे रक्त से यज्ञ पूरा करूंगा। नीरज को अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से। नीरज चिल्लाकर, पापा, पापा, क्या आप अंदर हैं? वह दौड़कर दरवाजे की ओर जाता है
और अचानक दरवाजा खुलता है और सब खुद को एक पुराने रेलवे ट्रैक पर पाते हैं। तभी एक ट्रेन आती है और उनके बीच से गुजर जाती है। ट्रेन के दो हिस्सों में दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। अनया, नीरज, तुम उधर कैसे पहुंच गए? मैं तुम्हें देख रही हूं लेकिन सुन नहीं पा रही। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। समीर खौफ में, ये ट्रेन असली नहीं है, ये कोई जाल है। क्या अब ये बच्चे फंस चुके हैं उस ट्रेन में जिसका ड्राइवर शैतान है? क्या नीरज अपने पिता को बचा पाएगा? क्या दोस्त फिर से एक हो पाएंगे? और असली रहस्य क्या है इन 7 वंशजों का? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। हम जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।